सभी भाई लोगों को नमस्कार। और मैं देवेंद्र मिश्रा आपके साथ एक नई क्लास में जो हूँ मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। और नई क्लास को हम लोग इंटरेक्ट करेंगे उससे और देखेंगे क्या है सारा प्रावधान। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति पर लास्ट टाइम आपसे जो मेरी बात हुई थी वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, इस पर हमारी आपसे बात हुई थी। विधायी शक्तियों में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, उसमें एक पॉइंट रह गया था जो कि मुझे चर्चा करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया। वो पॉइंट था अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राइट भाई साहब, अध्यादेश क्या होता है? तो आप जब संविधान का आर्टिकल 123 देखोगे तो 123 को बोलते हैं अध्यादेश। और इसको हम लोग अध्यादेश क्या होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, NANCE, ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस बिल जो है ये राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर इन केस अमल की पढ़ाओगी, बाल हटा के एक बार आओ। आओ एक बार बच्चों सबको मिला दूं आपको। अब बस बाल हटा के आओ। तो अध्यादेश क्या होता है? ऐसे घूम के ऊपर से ये देखिए अमल की आई है आज मेरे साथ, और ये अपने पापा की वीडियो क्लास पे आई है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी है, गन्ना सी बेटी मेरी ये है ना। सबको हेलो कर दो। हेलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं जल्दी आपकी क्लास लूंगी ज्योग्राफी में, सबको बता दो। मैं जल्दी आपकी क्लास लूंगी ज्योग्राफी में। ओह, ये जल्दी पढ़ाएगी। क्या पढ़ाओगी? केमिस्ट्री पढ़ाओगी। और अफ्रीका भी पढ़ाओगी। अफ्रीका आपको याद है? हाँ, मेरी बेटी आपको अफ्रीका की मैपिंग कराएगी बहुत जल्द। और ठीक है बेटा, अब चलो मैं पढ़ा लूँ। चलो सबको बाय कर दो। बाय बच्चों, बाय। चलो जाओ सबको बाय कर दो। ओके। तो ये अमल की मिश्रा थी, आपसे बातचीत करने के लिए आई थी और जल्दी इनकी वीडियोस भी आने वाली हैं। ये अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करता है? तो ये अध्यादेश का मतलब होता है एक आदेश जारी करके और सदन को सत्र में बुलाना। सदन को सत्र में बुलाना। मान लीजिए कि अगर इनकेस मान लीजिए कि भाई आपको पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राइट, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोकसभा है वो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, या एक भंग कहना ठीक नहीं है। जैसे लोकसभा जो है उसके सेशन होते हैं, सत्र होते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा सत्र में नहीं है और लोकसभा का सत्र में होना जरूरी हो जाए। लोकसभा सत्र में नहीं है और कुछ ऐसा देश में इमरजेंसी हो या ऐसी कोई हालात हो कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा का सेशन में होना जरूरी है तो वो अध्यादेश जारी करके और जो लोकसभा है उसको वह सत्र में बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। तो जब राष्ट्रपति लोकसभा को सत्र में बुलाने के लिए कोई आदेश जारी करता है तो इस आदेश को हम लोग जो है अध्यादेश कहते हैं। और ऐसा सामान्यतः तभी होता है जब कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, राष्ट्र के अंदर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके और लोकसभा के सेशन को स्टार्ट करता। राइट, तो ये बच्चों ये भी एक विधायी शक्ति थी जो कि आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, लास्ट टाइम वाली वीडियो में। और उसके बाद से आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग बातचीत करेंगे न्यायिक शक्तियों पर, यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि न्याय से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, हम लोग इस बात को समझेंगे, हम लोग इस बात को देखेंगे आज की क्लास के अंदर। राइट, तो भैया ये मतलब क्या है न्यायपालिका शक्तियां, किसे कहते हैं न्यायपालिका शक्तियां? तो भैया न्यायालय के संदर्भ में राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं ये सभी न्यायपालिका शक्ति के अंतर्गत आएंगी। तो जैसे आप कह सकते हो कि तीसरी शक्ति जो है वो न्याय शक्ति, या आप कह सकते हैं जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
यानी कि जो एक राष्ट्रपति है उसके पास जुडिशियल पावर क्या है, वो क्या कर सकता है। तो भाई साहब देखो, जैसे आर्टिकल 72 है, तो आर्टिकल 72 ये प्रावधान करता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको क्षमा दान करने की शक्ति होगी। क्षमा दान करने की शक्ति। ये क्षमा दान करने की शक्ति का मतलब क्या, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई मिलिट्री कोर्ट अगर किसी मामले पर मृत्यु दंड देता है या कैसा भी दंड देता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सके। लेकिन बच्चों, राष्ट्रपति क्षमा मन माने तरीके से नहीं करेगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति के मन में आया कि ये ज्यादा दुखी बा, गरीब बा, माफ कर दो, नहीं, ये सब सिस्टम नहीं चलता बेटा। राष्ट्रपति जुडिशियल बैकग्राउंड के आधार पर ही क्षमा करता है। जैसे मान लीजिए अगर लगता है राष्ट्रपति को कि सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय कोर्ट ने कहीं जाति कर दी है, या बहुत बड़ा क्राइम नहीं है या छोटा क्राइम है जिस पर कुछ ज्यादा ही सख्त फैसले ले लिए गए हों, और राष्ट्रपति ने उसको लीगल बैकग्राउंड पर चेक किया कि ये सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उस उस दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अच्छा, जो क्षमादान की शक्तियां हैं इसके संदर्भ में 3 तरह की शक्ति आप देख सकते हो राष्ट्रपति के अंदर। जैसे पहला, जब भी कोई सजा सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। आप इन बातों को साथ में लिख भी सकते हो कि जब भी कोई सजा सेना न्यायालय के द्वारा दिया जाए तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। कोई भी ऐसा मुद्दा जो संघीय विषय से संबंधित कोई मामला है तो उस पर भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और तीसरा, वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो उसकी होगी क्षमादान करने की शक्ति, और इसके अंतर्गत ए, बी और सी, ये 3 प्रावधान है। मैंने अभी आपसे इन मुद्दों पर बातचीत कर ली है। अब अगर हम राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्ति देखें, टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति की न्यायिक, लिखना ज्यादा बेहतर है, न्यायिक शक्ति। तो आर्टिकल 143 जो है संविधान का, अगर आप संविधान को देखने जा रहे हो तो संविधान में एक आर्टिकल है, हमारे संविधान में आर्टिकल 143। ये 143 का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो। 143 का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो। आर्टिकल 143 का मतलब है कि इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा, तो मान लीजिए कि देश हित के मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है देश हित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई भी मामला आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ज्ञानवापी मामला है, ज्ञानवापी मंदिर चल रहा है मामला, मान लीजिए इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएगा, अगर हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में संतुष्ट नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। एक पुनर्याचिका जो है उस पर लगाई सकती है। तो हालांकि उस पर पुनर्याचिका में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देखता है, सुप्रीम कोर्ट ही फैसले की जांच करता है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति के पास अगर अपील गया है, याचिका लगाई गई है कि इस मामले की देखरेख की जाए, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मामला जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, अगर उस मुद्दे पर राष्ट्रपति को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या ज्यादा बेहतर कदम हो सकता है, क्या ज्यादा बेहतर स्टेप हो सकता है इस मामले पर, तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ले,
तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो दोनों में से कोई भी पक्ष बाध्य नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सलाह को अगर दे देते हुए मानने के लिए बाध्य है। दोनों ही स्वतंत्र हैं अपने अपने जगह पर। बच्चों यहां से जो है अगर हम आर्टिकल 124 देखें, अगर आप राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर आप आर्टिकल 124 देखते हो तो आर्टिकल 124 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है बच्चा पार्टी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। आपको पता है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। तो जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो इसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो भाई साहब जो सर्वोच्च न्यायालय है ये वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 24 न्यायाधीश हैं। तो 24 न्यायाधीशों में जैसे 33 तो सामान्य न्यायाधीश होंगे, और बच्चों एक होता है मुख्य न्यायाधीश। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य है और 33 अन्य हैं। अब समझने की बात जो ये है कि 34 में से अगर मान लीजिए कि एक जज जो मुख्य न्यायाधीश है यदि वह रिटायर होता है, मुख्य न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाए तो एक सीट खाली हो जाएगी, यानी कि 34 में से एक आदमी चला गया, एक जज जो महोदय वह चले गए, तो बाकी सीटें बचेंगी 33। तो 33 के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा उम्र के आधार पर, तो उसको जो है पुनः मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा। और यहां 33 में से बचेंगे 32, यानी कि अब यहां पर एक लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो भाई साहब जब एक लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा तो उस एक लोगों को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है, उस एक जज को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करे, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी को न्यायाधीश नियुक्त करता है तो उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन कौन? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो भाई सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा उम्र में वो तो मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। लेकिन जो एक सीट यहां खाली उसको भरने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में 3 कंडीशंस होती हैं बच्चों। जो पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कि वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है जिसने कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि वो व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 10 साल तक सरकारी वकील रहा हो। और तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकता है जिसको वह समझता है कि ये व्यक्ति जो है जिसको जो है विधि का अच्छा ज्ञान हो, यानी कि राष्ट्रपति जिसको मानता है कि इसको विधि का अच्छा ज्ञान है, उस व्यक्ति को वह न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो न्यायाधीश नियुक्ति के संदर्भ में ये 3 क्राइटेरिया हैं। अब मान लीजिए इस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले 500 लोग हैं जो इसके दायरे में आते हैं, तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं करेगा और इसके लिए राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को जज के नाम का सलाह देगा। राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट का जज
अगर अन्य जजों की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि ये फला व्यक्ति जो है इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो उसको मानने के राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन एक कंडीशन में बाध्य नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने से नीचे जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, अगर उनसे बिना सलाह लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और बच्चों, इसी को बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। यानी कि भारत के न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है बच्चों न्यायाधीशों का बड़ा योगदान रहता है। क्लियर बात है इतनी? अच्छा, यहां से अगर हम आगे बढ़ें, जो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की, तो अभी आपने देखा, इसमें एक बात और देखिए कि आर्टिकल 217 जो है, ध्यान रखना है 217, तो आर्टिकल 217 में कहा गया है कि जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं, जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं, इनके जो न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब भी किसी हाई कोर्ट में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो इसके लिए उसको 3 लोगों से सलाह लेना मैंडेटरी है। पहला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, दूसरा उस राज्य के राज्यपाल से, और तीसरा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का राज्यपाल और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के राष्ट्रपति जो है किसी को भी इस न्यायाधीश के पद पे अपॉइंट कर सकता है। गाइस, आज थोड़ी छोटी वीडियो है, इतना ही। अब कल के लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों की चर्चा कर लेंगे, और फिर राष्ट्रपति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति रहे हैं, उनका समय कार्यकाल कितना रहा है, उनके टाइम की विशेषताएं क्या रही हैं, इन सब बातों पे हमारी आपसे चर्चा होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, गुड नाइट।